नमस्कार दोस्तों। अनजान से सफर का नाम ही है जिंदगी। चलना, बस चलना और चलते जाना ही है जिंदगी। न रुकना, न थमना, न ठहरना ही है जिंदगी। मुस्कुराना, मुस्कुराकर जीत जाना ही है जिंदगी। मित्रों, आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं, एक ऐसे शख्स से रूबरू होने जा रहे हैं जिन पर ये पंक्तियां शब्दशः लागू होती हैं, जिनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि जिंदगी हर मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है और उस नएपन के साथ आगे बढ़ते रहने में ही हमारी कामयाबी है और वही सफलता का राजमार्ग है। मित्रों, मैं मंजुश्री राव, शोधार्थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से बाल साहित्य पर अपना शोध कार्य कर रही हूँ, जिस दौरान मुझे एक ऐसे साहित्यकार से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ जिनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद मुझे अनेक प्रश्न तो जागे ही और उनके समाधान को पाने के लिए भी मैं ललायित रही। बाल साहित्यकार जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें बच्चों के लिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे जुड़कर बच्चा देश की उन्नति और विकास की ओर अग्रसर होता है, और इन चीजों की ओर रुख करने के लिए बाल साहित्यकार का विशेष योगदान होता है। आज हम एक ऐसे ही साहित्यकार से रूबरू होने जा रहे हैं जिन्होंने बच्चों के लिए हर विधा में कार्य किया है और अपनी लेखनी का जादू बिखेरा है। कविता, कहानी या फिर नाटक का मंचन, सभी क्षेत्रों में खासा कार्य किया है और कार्य हो भी रहे हैं। बिहार के कटिहार में जन्मी डॉक्टर आरती स्मिथ, जिनका साहित्य से जुड़ाव काफी लंबे समय से रहा है। आपकी कृतियों में कविता संग्रह, कहानी संग्रह, आलोचना संग्रह के साथ साथ एक बड़ा स्थान बाल साहित्य का रहा है। 30 से अधिक अनुदित बाल साहित्य और आपकी मौलिक रचनाओं का एक विशाल संसार कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बाल साहित्य के क्षेत्र में उपस्थित है, जिसमें कई कहानियां पुस्तक रूप ले रही हैं। आप बच्चों के साथ लगभग 21 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। वो शिक्षिका के रूप में, संयोजक के रूप में, उनके सलाहकार के रूप में और अनेक रूपों में उनके साथ आप जुड़कर कार्य कर रही हैं। महोदया, आपको आपके उत्कृष्ट रचनाओं और समाज के साथ जुड़े रहने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समय समय पर सम्मानित किया जाता रहा है और अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही साहित्यकार से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर आरती स्मिथ, और मेरे मन में जागे प्रश्न, उनको पढ़ने के बाद, उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद जो प्रश्न मेरे मन में जागे हैं, आज उनके समाधान के लिए वो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और मेरे साथ आज वो जुड़े हैं। मैम, आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। मंजू, और आपको मैं बधाई दूं। आप एक अच्छी शोधार्थी तो हैं ही, जहां तक मैंने फोन पर आपसे बातें की। आप एक कुशाग्र बुद्धि की शिक्षिका, उठान की ओर जो व्यक्तित्व का हर एक कदम होता है, जब एक शिक्षिका उसमें दक्ष हो तो निश्चित तौर पर उनके छात्रों का भविष्य बहुत उज्जवल होता है। और एक माँ के रूप में जब एक सजग व्यक्तित्व हो तो उनके बच्चों का भी सर्वांगीण विकास होता है। तो मैं इसके लिए आपको साधुवाद देती हूँ, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बताया कि कई एक जिज्ञासाएं आपकी हैं, तो मैं उपस्थित हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका आभार। तो इन्हीं जिज्ञासाओं का सफर हम अपने श्रोताओं के साथ यहाँ प्रारंभ करते हैं, और हम जानते हैं कि मैं और मेरे साथ सभी दर्शक और श्रोता इससे लाभान्वित जरूर होंगे, क्योंकि बाल साहित्य
के इस विधा को लेकर आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो अनेक मेरी तरह शोधार्थियों को ज़रूर लाभान्वित करेंगे। मैं जानना चाहूँगी कि आपका रुझान बाल साहित्य की ओर किस प्रकार हुआ? लिखना तो बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन वह बाल साहित्य नहीं था। जैसा कि आपने मेरे पिछले साक्षात्कार में भी देखा और सुना कि छोटी उम्र में लिखना शुरू किया, लेकिन दर्शन पर लिखती थी, जीवन दर्शन पर। लेकिन जैसे-जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी और चूँकि समाज का जो एक तबका है जिसको हम वंचित समाज या दलित समाज कहते हैं, उसके प्रति मेरा रुझान शब्द क्या कहूँ, मेरा एक लगाव, गहरा लगाव, एक आत्मीयता मेरी बचपन से थी। तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें बच्चों को समझने की जो बातें हैं, वो अंदर पक रही थी, खदक रही थी, लेकिन बाल साहित्य का रूप नहीं ले पाई थी। जब मैं 21 वर्ष हो गए, जब मैं बतौर शिक्षिका पहली बार मैंने स्कूल जॉइन किया, तो दून पब्लिक स्कूल, आज भी उस स्कूल से बड़े गहरे संबंध हैं मेरे। और वह स्कूल ऐसा था जहाँ गरीब बच्चे अधिक थे। एक आपके प्रश्न का जवाब देने के पहले मुझे लग रहा है मैं स्मृति से वो चीज़ें खंगाल कर भी आपको दूँ तो आप ज़्यादा समझ पाएँगी। तो उन बच्चों के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, क्योंकि उनमें मैंने प्रतिभाएँ देखी। तो कहानियाँ भी लिखी, कविताएँ भी लिखी, छोटे-छोटे नाटक भी लिखे, उसको डायरेक्ट भी किया और बच्चों ने परफ़ॉर्म करके 1 साल मैं उस स्कूल में थी, फिर मैं डीएवी आ गई थी। उस 1 वर्ष में 35 पुरस्कार बच्चों ने हासिल किए थे। तो जी। तो मुझे लगता है भले ही अच्छा प्रकाशन की ओर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो लेखन इस तरह शुरू हुआ बाल साहित्य का। कभी वह दिमाग में नहीं था कि मुझे प्रकाशन की ओर भी जाना है या ये चीज़ें जो मैं कर रही हूँ, यह बाल साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। वो बातें दिमाग में नहीं थी, लेकिन जो अनुभूतियाँ होती हैं, वह समय के साथ विकसित ही होती जाती हैं। तो इस तरह स्कूल के बच्चों के साथ आस-पास के बच्चों के साथ जुड़कर जो मेरा काम चला, वह लेखन में ढलता गया जी। और इसका विकास डीएवी में भी बहुत अधिक हुआ। डीएवी में मैं 5 वर्ष रही और निश्चित तौर पर आप डीएवी से जुड़ी हैं, तो आप जान रही होंगी कि वहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कितना काम होता है, जी, सिलेबस के बिल्कुल। अलावा। तो फिर वहाँ लेखन ने और गति पकड़ी और बच्चों के अभिनय के लिए अभिनय गीत लिखना है, वैसे ही नाटक लिखना है, मोनो एक्टिंग के लिए उनके डायलॉग्स बनाने हैं। और सच बताऊँ मंजू, तो आज मैं सोचती हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि जो चीज़ें दिख रही हैं आज, उससे कहीं ज़्यादा मैंने कभी संजोया नहीं। नहीं तो ये 20-21 वर्ष में लगभग 18 वर्षों का सामान मेरे पास नहीं है, मेरा लेखन नहीं है। कहीं वो दर्ज नहीं है और उस समय छोटे शहरों में कहाँ इतना दिमाग में रहता था और मोबाइल भी नहीं था। शुरू में तो नहीं ही था कि बिल्कुल, लैपटॉप पे बिल्कुल। हम रखें या कंप्यूटर पर सेव रखें। तो आपका प्रश्न चूँकि यह है कि बाल साहित्य कब से लिखा, तो लिखा 21 वर्ष पहले से शुरू किया, लेकिन उसकी प्रामाणिकता अगर कोई माँगे तो मैं देने में असमर्थ रहूँगी। लेकिन हाँ, यह हुआ कि बच्चों को हर एक क्षेत्र में जोड़ने के साथ, जैसे कि आकाशवाणी में बाल मंजूषा कार्यक्रम होता है।
तो बतौर साहित्यकार मैं बच्चों को कहानी और कविता आकाशवाणी से सुनाती रही हूँ और डीएवी के बच्चों को मैंने वहाँ जोड़ा भी। तो इस तरह यह सफ़र चलता रहा, रुकता रहा, चलता रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि आपका जो सफ़र है इतनी कम उम्र में शुरू हुआ और आज वो इतने ऊँचाइयों पर पहुँच चुका है कि जब हम पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि सच में कि हमें एक बार वापस हमारा बचपन जीना चाहिए। इस पर ही मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने इतनी कविताएँ और इतनी कहानियाँ लिखी हैं, तो आपकी सबसे ज़्यादा करीब इनमें से कौन-सी विधा रही है? बाल साहित्य के क्षेत्र में जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ मैं 2 बातें बताना चाहूँगी जैसा कि मैंने अभी-अभी चर्चा की। जी हाँ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब दिमाग में छोटे बच्चे आते हैं या छोटे बच्चों से कुछ करवाना होता है, तो वहाँ हम कविताओं का सहारा लेते हैं, रिदम का, जी है हाँ। ना? जिस पे छोटे बच्चे डोल सकें। और जो थोड़े बड़े बच्चे हो गए, 8 साल के हो गए, 7-8 साल के, जो कि कुछ डायलॉग्स बोल सकें, तो उनके लिए फिर जी, छोटी-छोटी कहानियाँ रची गईं। तो मिला-जुला था। 2011 में 2 कविता की 2 पुस्तकें भी मैंने लिखी, जूली प्रकाशन के लिए। अब आप इसे मेरा मैं इसे दुर्भाग्य शब्द नहीं कहूँगी, लेकिन अ, मुझे वो पुस्तकें मिली नहीं आज तक, नन्हे सपने और खिलती कलियाँ के नाम से। उसके बाद उसके बाद धीरे-धीरे मेरा झुकाव कहानी की ओर होता चला गया, बाल कहानी की ओर जी, और बाल नाटक की ओर। मैंने नाटक भी लिखे हैं बच्चों के लिए। इसमें अगर मैं आज को देखूँ, तो मैं यही कहूँगी कि मैं कहानी विधा से ज़्यादा जुड़ी हूँ और जो संभावना मुझे दिख रही है वर्तमान में, कुछ एक उपन्यास की शुरुआत हो चुकी है बच्चों के लिए। जी। तो कुछ कहानियाँ जो विस्तार माँग रही हैं मुझसे, मुझे लग रहा है कि वर्तमान में वह कहानी है, लेकिन भविष्य में वह उपन्यास का रूप लेगी। तो जी, आज के समय में मुझे कहानी या गद्य विधा आप कह लें, गद्य विधा अधिक करीब महसूस हो रही है। जी, जी और मैंने इसे जब पढ़ा तो मुझे भी आपकी कहानियों में वो सच्चाई और बच्चों के मन को छूने वाली वो कोमलता नज़र आई। तो कहीं-कहीं एक अनुमान था कि शायद कविताओं ने की अपेक्षा कहानियों ने आपको ज़्यादा आकर्षित किया होगा, एक अनुमान था जो जी। कि अभी मूर्त हो चुका है। जी। अ एक बात यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि हमने प्रारंभ में ही चर्चा की है कि बाल साहित्य का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है बिल्कुल। और यहाँ ये बात मुझे जाननी है आपसे कि बच्चों को बाल साहित्य से कैसे जोड़ा जाए? इसके लिए कौन से उपाय कारगर हो सकते हैं? इसके लिए छोटे-छोटे कई उपाय हैं। मैं हर जगह आपको अपनी अनुभूति के साथ ले जाना चाहूँगी, बिल्कुल। क्योंकि जैसा कि आपने पहले बता दिया कि मैं संयोजक भी रही और शिक्षिका भी, मैं माँ भी हूँ और जी, संबंध में नानी भी, संबंध में। जी हाँ, तो जी। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देते हुए आपके प्रश्न की तह खोलना चाहूँगी उत्तर के द्वारा। मैंने एक प्रयोग किया, लेखन तो जारी था ही। आज जी, से 5 साल पहले मैंने एक प्रयोग शुरू किया एक 5 महीने की बच्ची के साथ, 5 महीने की। जब वह 3 महीने की थी और हाथ उठाती थी लेटे-लेटे झूले पे, तो मैंने उसको किताब पकड़ाना शुरू किया। पतली किताबें प्रथम बुक्स की और वह उसको पकड़ लेती थी। हाथ से छूटता था तो वो पैर लगाती थी और मैंने उसका अध्ययन शुरू किया। 5 महीने बाद उसने अच्छे से पकड़ना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगी, जब वह बच्ची 1.5 साल की थी,
उसने बोलना तो जल्दी शुरू किया ही, उसकी माँ उसको कहानियां सुनाना उसी समय से शुरू कर चुकी थी मेरे निर्देश पे, कि इसको फोटो दिखाकर, तस्वीरें दिखाकर कहानी सुनाओ। आज तक वह जारी है, कहानी सुनाने की जो शैली शुरू उसने की थी वह आज भी जारी है। बच्ची सोती नहीं है बिना कहानी सुने। 1.5 वर्ष की उम्र में, मतलब 2 वर्ष की नहीं थी वह, उससे कम की थी, उसने 5 किताबें बिछाई, मुझे बिठाया और चित्र के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत कहानी गढ़कर सुनाई। तो बच्चों को बाल साहित्य से जोड़ने का जहां तक सवाल है कि किस तरह, तो मुझे लगता है कि अगर शिशु को आप रंगीन चित्रात्मक पुस्तकें दें, उसको दोस्त बनने दें बजाय गैजेट के, क्योंकि शिशु नहीं जानता है गैजेट, उसको हम ही दिखाते हैं कि यह मोबाइल है, यह बंदूक है, यह ताली बजाता भालू है, हम उसको दिखाते हैं तब वह जानता है। झूले में उसको नहीं मालूम है अपने छोटे बच्चे को। तो अगर उसको हम जोड़ेंगे शुरू से, तो वह बच्चा पुस्तक को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानना शुरू कर देगा। और जहां तक मेरा यह प्रयोग रहा, यह कई बच्चों पर मैंने किया। वैसे बच्चे को भी मैंने नजर में रखा जिसकी माँ के पास समय नहीं था बच्चे को कहानी सुनाने या पुस्तक पढ़ाने का। उस बच्चे का मानसिक विकास उतना नहीं हुआ जितना कि इस बच्चे का। तो जुड़ाव का सबसे बड़ा जो सीधा रास्ता मुझे नजर आता है, बड़ा भी और सीधा भी, कि माँ बाप को 2 बातें करनी चाहिए। एक तो बिल्कुल शैशव अवस्था से उसको आसपास की चीजों से जोड़े, जैसे कि आसमान है, बादल है, पक्षी हैं, पशु हैं, पेड़ हैं, इतनी चीजें तो वो खुले में दिखा सकते हैं। और आप देखेंगे कि शिशु साहित्य और बाल साहित्य में लगभग आसपास की चीजों के ही चित्र होते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा उससे जुड़ता है, वो उससे रिलेट करता है, और बच्चा जिस चीज से रिलेट करता है उसकी तरफ अधिक आकर्षित होता है। जी हाँ जी। तो यहाँ पर श्रोता के रूप में बहुत सारे अभिभावक भी हैं जो आपके इस जवाब से जरूर लाभान्वित होंगे। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर वर्तमान की बात करें तो यहाँ बच्चे का सबसे पहले तो मैं बच्चे पर ही आकर बात करूं। मंजू, तो बच्चे सिर्फ मध्य वर्ग में नहीं होते या सिर्फ उच्च वर्ग में नहीं होते। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश बहुसंस्कृति का देश है, और हमारे देश में निम्न मध्य वर्ग भी है, निम्न वर्ग भी है, और निम्न वर्ग से नीचे के स्तर पर भी लोग हैं, और वहाँ बच्चे भी हैं। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे के हाथ बाल साहित्य पहुंचे, और इसके लिए एक बड़ी भूमिका, क्योंकि अब मैं आपसे थोड़ा गरीब तबके की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए बड़ी भूमिका समाज के सजग और समर्थ लोगों को निभानी होगी कि वे मिलजुल कर ऐसी जगहों पर, ऐसी बस्तियों में, आजकल तो वॉल लाइब्रेरी चलती है, दीवार में 2 बड़ी कील लगाइए और एक बड़ा बैग आता है जिसमें लगभग 250 किताबें होती हैं, बच्चों की किताबें, उसको लगा दीजिए। तो इस तरह करके हम बच्चों तक बाल साहित्य पहुंचा सकते हैं। सरकारी स्कूलों में जहाँ की यह नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत जगह तो है, बहुत जगह नहीं है। जहाँ नहीं है वहाँ संस्थाएं काम कर रही हैं, तो संस्थाओं के द्वारा इसमें प्रथम बुक्स और नेशनल बुक ट्रस्ट, एकलव्य, इनका बड़ा हाथ है
और प्रथम बुक्स का एक साइट है, डोनेट अ बुक। डोनेट अ बुक उन संस्थाओं को आमंत्रित करता है और उन दानकर्ताओं को आमंत्रित करता है, संस्थाएं संस्थाओं को आमंत्रित करता है कि आप अपनी संस्था के द्वारा ऐसी जगहों पर जाकर लाइब्रेरी स्थापित करें, और दानकर्ताओं को आमंत्रित करता है कि आप अगर पुस्तक दान करना चाहते हैं तो उसकी पेमेंट आप ऑनलाइन कर दें। फिर वह आप एक पुस्तक की कीमत दें या 1000 पुस्तक की कीमत दें, वह आप पर है। और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अपने ट्रस्ट की ओर से अभी तक मैं बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और दिल्ली, हरियाणा, इतनी जगहों पर हमने पुस्तकालयों की स्थापना की, जिसमें अनाथ आश्रम में भी खोला और सरकारी स्कूलों में। तो बाल साहित्य को पहुंचाने का और बाल साहित्य से बच्चों को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन तक पहले पुस्तकें तो जाए। पुस्तकें जाएंगी तभी तो बच्चा जुड़ेगा। ये हुआ पहली बात। दूसरी बात, माता पिता और शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि वह पुस्तक के फटने पर ना जाए, कि पुस्तक गंदी हो जाएगी, पुस्तक फट जाएगी। अगर हम पुस्तक के रखरखाव की चिंता में बच्चे को टोकते रहेंगे तो बच्चा कभी जुड़ नहीं पाएगा। तो जरूरत है कि बच्चे को उसके बचपन के साथ ही पुस्तक के साथ जुड़ने दें, क्योंकि कई जगह जहाँ पुस्तकालय हमने खोली, वहां जब बाद में हम गए तो कई जगह तो बच्चों को ठीक ठीक पुस्तकें दी जाती हैं पढ़ने के लिए, कई जगह उसको ताले में बंद रखा जाता है कि पुस्तकें फट जाएंगी। तो निजी तौर पर मैं उनको कहकर आई कि पुस्तकें फट जाएंगी तो नई पुस्तकों की जिम्मेदारी मेरी, आप उनको पुस्तक पढ़ने दीजिए। तो बच्चों तक बाल साहित्य पहुंचाने की भूमिका में माता पिता, शिक्षक और समाज का वह समर्थ वर्ग जो चाहता है कि बच्चे पुस्तक से जुड़ें, बाल साहित्य से जुड़ें, अगर ये तीनों अपनी भूमिका निभाएं तो मुझे लगता है कि यह संभव है। और बहुत छोटे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, मैं उनका भी उल्लेख करना चाहूंगी, क्योंकि व्यक्तित्व का सबसे अधिक विकास होता है 0 से 5, जबकि हम बिल्कुल समझते हैं कि बच्चे में तो बच्चा क्या समझेगा, लेकिन सबसे अधिक व्यक्तित्व विकास उस समय होता है। तो बच्चे पढ़ नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो चित्र देख सकते हैं, और कहानी सुनाने की जिम्मेदारी माता पिता ले लें। बड़े बुजुर्ग हैं तो वह बड़े बुजुर्ग हमारे जमाने में सुनाते ही थे, आजकल तो सीमित परिवार है तो कम हो पाता है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा किया जाए तो एक समय के बाद गैजेट्स बच्चे को बहुत आकर्षित नहीं करेंगे, बच्चे जुड़ेंगे। एक और पहलू मैं जोड़ती चलूं इसके साथ, अब अगर कोई ये कहता है कि नहीं बच्चा तो बिना गैजेट के मानता नहीं, तो मैं यह जिरह नहीं करूंगी ऐसे अभिभावकों से कि बच्चे को यह आदत किसने दी। मैं उनसे यह निवेदन करूंगी कि अभी पतंग की उड़ान ब्लॉग है, स्टोरी वेवर ब्लॉग है, वेबसाइट है पूरा, और कई एक लेखकों के अपने ब्लॉग्स हैं जिस पर बाल साहित्य उपलब्ध है। जरूरत है बच्चों को एक बार खेल खेल में ही सही उनके साथ होकर उनको ऑनलाइन वहां तक पहुंचाने की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बच्चे पढ़ सकते हैं, 7 साल से मुझे लगता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो वो अपने अनुसार, माँ को इसमें थोड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी
कि लेवल 1 लेवल 2 जिस हिसाब के बच्चे हैं वह ढूंढ कर उनको दे। ये लगातार 1 महीने भी किया जाए ना, बच्चे उसके बाद माता पिता पर आश्रित नहीं रहेंगे, वे खुद कर लेंगे, वे खुद कर लेंगे। तो रुझान जगाने की जरूरत है और इसमें अधिक भूमिका हम वयस्कों की है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी एक शिक्षिका, एक माँ के रूप में आज जो मुझे प्राप्त हुई है, मुझे लगता है कि जितने दर्शक हैं, जितने श्रोता हैं, इन्हें भी ये जरूर लाभान्वित होंगे वे भी। और हम सब प्रयास करें कि जल्द ही इस तरह के जो कार्य हैं हमारे द्वारा संपादित हो सके, और जितने ज्यादा हम इसमें सहभागिता दे सकें उतना ये कार्य आगे बढ़ सके। कहानियां पढ़ना, कविताएं लिखना अत्यंत रोचक तो होता है, लेकिन क्या ये लिखना भी इतना ही मजेदार होता है? इस बारे में आप कुछ हमें बताइए। मैं मानती हूँ ये कविता कहानी बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, ये उतरती है, मतलब स्वतः ये आती है। अब जहां तक उस लेखन में जब तक आपकी रुचि नहीं होगी आप लिख नहीं सकते। पहली बात तो ये कि क्या लिखना भी उतना ही रोचक होता है। तो जब तक आपकी रुचि नहीं होगी आप लिख ही नहीं पाएंगे। दूसरा, मैं मानती हूँ कि बच्चे के लिए लिखना वयस्कों के लिए लिखने से अधिक कठिन काम है। मैं मानती हूँ, और मैं आपको बताऊं तो 2017 से लिखी हुई कई कहानियां समय के अभाव के कारण कह लूं या दूसरी व्यस्तता के कारण मैं उसको फाइनल नहीं कर पाई हूं। क्यों? क्योंकि यह बच्चों तक जानी है, और अगर बच्चे के मन को यह टटोल ना पाए, छू ना पाए, तो वह साहित्य बेकार है। तो कविता हो या कहानी, हमें 2-3 बातों का ध्यान तो बहुत अधिक रखना चाहिए। एक, कि मेरा पाठक किस वर्ग का है, किस वय का है। यानी मेरा पाठक शिशु है। शिशु साहित्य में हम अमूमन 5 से 6 साल तक के बच्चों को रखते हैं। उसमें चित्र अधिक होते हैं, शब्द कम होते हैं। जी, जी। तो अधिक बातें चित्र कहें, हमारे शब्द कम हो। इसी तरह धीरे-धीरे शब्दों की संख्या हम उम्र को ध्यान में रखते हुए बढ़ाते हैं कि उससे थोड़ी बड़ी कहानी, वो सारी बाल कथा ही है, सभी बाल कथा ही है। लेकिन उम्र के हिसाब से जब आप सोचेंगे तो उम्र के हिसाब से सिर्फ शब्द नहीं बढ़ते हैं, बच्चों का मानसिक स्तर क्या होगा, हम किस तरह के बच्चे के लिए लिख रहे हैं, यह भी निर्भर करता है। जी। है ना? जी। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। अगर मेरे दिमाग में है कि हिंदी भाषी प्रदेश के बच्चों तक ये किताबें पहुंचेंगी और कहीं नहीं पहुंचेंगी, और यहाँ मैं मम्मी पापा या पिताजी की जगह दाऊ दाई लिखूं, बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आदिवासी क्षेत्र के बच्चे तुरंत इसको समझ लेंगे और उनको बड़ा मजा आएगा आजी बाबा दाऊ दाई पढ़ने में, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों का ध्यान रखते हुए बच्चों के लिए लेखन होना चाहिए। और दूसरा, हर बच्चे का मानसिक स्तर एक नहीं होता, उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब आप ये कह सकती हैं या हमारे जो भी श्रोता और दर्शक हैं उनको लगेगा तो क्या एक किताब को कैसे अलग-अलग बच्चों के लिए लिखा जाए? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही किताब को लिखा जाए, लेकिन हम हर तरह के बच्चों के लिए कुछ रचना तो कर सकते हैं ना। हम आप
आपने तो कई कहानियां मेरी पढ़ी हैं और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यह सवाल भी वहीं से उपजा होगा कि लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप बच्चों के बीच हैं तो आप ज्यादा लिख सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे को देख रहे हैं, बच्चों की एक्टिविटी देख रहे हैं, उसके मनोविज्ञान को समझ रहे हैं। और आप जिस तरह के बच्चे की एक्टिविटी देख रहे हैं, जिस तरह से, मेरा मतलब है, अगर आप सोसाइटी के बच्चों के बीच हैं, अगर आप प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बीच हैं, अगर आप सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच हैं, हर जगह आपको बच्चे में थोड़ा अंतर मिलेगा और आपकी रचना में उसका प्रभाव होता ही है। अगर मैं छोटा-छोटा उदाहरण के द्वारा समझाना इसलिए चाहती हूँ कि चीजें स्पष्ट हो जाएं। मान लीजिए मैं आज तक गरीबों के बीच नहीं गई। मान लीजिए आज तक मुझे नहीं मालूम कि रेहड़ी वाला कैसे चिल्लाता है या 12 साल का बच्चा कैसे गोभी बेच रहा है। मेरे दिमाग में बच्चे की क्या छवि है जो स्कूल में ड्रेसअप होके आ रहा है? वह बच्चा नहीं जानता है जमीनी दर्द, उस बच्चे ने नहीं भोगा। आज भी बहुत से साहित्यकार यह मानते हैं कि बच्चे तक अ, सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें जानी चाहिए। मुझे लगता है मैं आपके प्रश्न से इतर तो नहीं हो रही। तो चूँकि आपने नहीं कहा मैम, कि बिल्कुल, बिल्कुल, प्रश्न तो जो है उसके बिल्कुल उसी ट्रैक पर हैं मैम, आप बिल्कुल सही जा रही हैं। आप शिक्षिका भी हैं, इसलिए मैं आपसे गहरे तौर पर बात कर रही हूँ, क्योंकि आप समझ जी। पाएँगी। जी हाँ, बिल्कुल। स्कूल में भी अलग-अलग क्लास में आप देखती होंगी कि बच्चों की मानसिकता में जो अंतर आता है ना? या उनका जो क्लास है, यानी वह पूंजीपति वर्ग से हैं या मध्य वर्ग से हैं, तो वो अंतर जो आपके दिमाग में है, वही आपके लेखन में सहयोगी होता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल लिख सकती हैं और मैं तो ये मानती हूँ कि जो व्यक्ति बच्चों के बीच रहता है, कभी ना कभी उसकी कलम उठनी ही है, निश्चित तौर पर उठेगी, विधा चाहे जो भी हो। और अगर वह छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताता है, तो कविता से शुरुआत हो सकती है, लेकिन विस्तार उसको कहानी और उपन्यास में ही देने में सुविधा महसूस होगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरी दुआ है कहते मंजू कि एक बहुत जल्दी एक दिन बतौर बाल साहित्यकार मैं आपको पढ़ूं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएँ और आपकी जो बताई गई बातें हैं उस पर अमल करते हुए मुझे लगता है कि जी हाँ, बिल्कुल, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी और नहीं, आपके ये संभव है। इन उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी प्रयास में रहूँगी। अ, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में है और वैसे इसका आपने समाधान कर तो दिया है, लेकिन फिर मैं उस पर बल देना चाहूँगी कि जैसे मैं 21वीं सदी की बाल कहानियों पर काम कर रही हूँ और जी, मैंने जितने भी आप सभी साहित्यकारों को पढ़ा है, तो इतना ज़्यादा साहित्य लिखा गया है और जिन पर मैंने काम नहीं किया है, वे भी इस पे सतत प्रयासरत हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये लिखे हुए सारे जो बाल साहित्य हैं, क्या बच्चों तक पहुँच पा रहे हैं? या फिर ये मात्र किताबों और पत्रिकाओं में रह रहे हैं? नहीं पहुँच पा रहा है। क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, उसके कई कारण मैंने पहले ही बताए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कि उसका एक कारण तो फिर से मैं दोहरा दूँ कि अभिभावक की रुचि जी हाँ। अभिभावक की रुचि 21वीं सदी में आप देखें, और 21वीं सदी में भी यह जो पिछला दशक है, 2010 से 2020 वाला, इसमें गैजेट्स ने अपनी धाक जमाई है।
अब ये जो गैजेट्स की धाक है वह मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के बच्चों के लिए है, जहाँ के अभिभावक किताब खरीद सकते हैं, किताब से जोड़ सकते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा कम देखा जाता है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि जब पुस्तक मेला लगता है तो कई अभिभावक दिख जाते हैं, लेकिन प्रतिशत कम है। इस तरह नहीं पहुंच होती है। दूसरा यह है कि कई बार अच्छे साहित्य तक पहुंचना, अच्छे बाल साहित्य तक कठिन होता है, मैं भी मानती हूँ। तो प्रचुरता ना होकर अगर समृद्धि की ओर ध्यान दिया जाए, दोनों में मैं थोड़ा अंतर मानती हूँ। समृद्धि का अर्थ उसकी गुणवत्ता से है। तीसरा, जो कमाने खाने वाला वर्ग है, उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो बच्चे के लिए किताब खरीदे। इस कारण वहां किताबें नहीं पहुंचती हैं, और ऐसी ही जगहों के लिए कई बार पैसे होने पर भी नहीं पहुंचती, जैसे गांवों में लोगों को मालूम ही नहीं है कि इतनी सुंदर अच्छी अच्छी किताबें भी बिकती हैं, नहीं मालूम है लोगों को। तो ऐसी जगहों के लिए जो सजग नागरिक हैं, उनको प्रयासरत होना पड़ेगा, और अगर वो होते हैं तो शायद जो आपकी आंतरिक इच्छा है, जो प्रश्न में ढल गई है कि क्या बाल साहित्य हरेक के हाथ पहुंच पा रहा है, तो कड़वा सच यह है कि नहीं पहुंच पा रहा है। अभी भी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन संतुष्टि इस बात की है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो निजी एनजीओ हैं या संस्था है या अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें से कुछ संस्थाएं लगातार कई वर्षों से प्रयासरत हैं। उसमें मैं भी अपने ट्रस्ट की ओर से शामिल हूँ कि एक मिशन है कि जहां तक संभव हो देश के हर उस समुदाय तक किताब पहुंचे और उनके अनुकूल पहुंचे। दोनों बातें हैं। अब मैं ऐसे बच्चे को किताब देकर आऊं जो कि उसको समझता ही नहीं है, उसके लिए वो किताबें बेकार हो जाएंगी। यहाँ मैं का अर्थ है साहित्यकार समुदाय या संस्था। तो संस्थाओं को या विद्यालय के जो भी प्रभारी हैं, जो पुस्तकालय देखते हैं, उनको यह ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चे के लिए कैसी किताबें चाहिए, और उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि प्राइवेट में तो है ही लाइब्रेरी, हालांकि वह एक पीरियड की होती है, लाइब्रेरी की 1 घंटी होती है, और बच्चे जब तक किताब चुने तब तक आधा समय निकल चुका होता है ना? इंस्ट्रक्शन में आधा समय निकल चुका होता है, ये अपने क्लासरूम से वह लाइब्रेरी तक आए, फिर क्लासरूम में उसको जाना है क्योंकि दूसरी घंटी लगने वाली है। इस तरह साहित्य की पहुंच नहीं हो सकती। साहित्य की पहुंच तभी संभव है जबकि किताब को बच्चों के नजदीक कीजिए, और इसके लिए बच्चों का कोना बनाइए क्लासरूम में, या हर 2-3 क्लासरूम के बाद एक स्पेस पर। सिक्किम के स्कूलों में, सिक्किम के सरकारी स्कूलों में यही नियम है। वहां पुस्तक कोना है, बुक कॉर्नर, और वहां बच्चे स्वतंत्र हैं खुद किताब निकालने, और एक तहजीब बना दी गई है कि बच्चे निकालते हैं, पढ़ते हैं, फिर वैसे डिजाइन में टांग देते हैं। तो जो नहीं हो पाया है उसके लिए प्रयास की आवश्यकता है, उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपके साथ कोशिश मेरा भी करके देखो। सपना है। जी हाँ।
जी, बिल्कुल। कहते हैं ना, कोशिश करके देखो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बिल्कुल। तो इसी उम्मीद पर हम काम करें और हम प्रयास करें कि ये सारी चीज़ें सच हों, और बाल साहित्य पर काम करने का एक बीड़ा उठाया है मैंने, शोध कार्य। तो आपके इन शब्दों से प्रेरित ही सही, प्रेरित होकर मैं भी चाहूँगी कि ये पुस्तक कोना पर इस पर विचार ज़रूर किया जाए, और हम भी जहाँ पर कार्यरत हैं तो ये कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं अ, इसी प्रश्न पे, आपके इसी प्रश्न पे एक पंक्ति बस जोड़ दूँ। जी, जी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वॉल लाइब्रेरी, तो यह बहुत अच्छा है। जहाँ जगह नहीं है, जहाँ, चूँकि हमने ऐसी भी जगहों पर पुस्तकालय की स्थापना की जहाँ की क्लासरूम में जगह ही नहीं थी। कहीं भी जगह नहीं थी जहाँ आप एक अलमारी भी लगा सकते, तो वहाँ के लिए हमने वॉल लाइब्रेरी ही बनाई, और इसमें सहयोग प्रथम बुक्स का है, वह डिज़ाइन उनका किया हुआ है। तो आप इस तरह दोनों प्रयासों को अ, अमल में ला भी सकती हैं, अपने साथियों को बता सकती हैं, क्योंकि हम सबका मिशन एक ही होना चाहिए कि बच्चों तक किताबें पहुँचे, चाहे जैसे भी हो। जी हाँ, जी हाँ। तभी लिखे हुए साहित्य की सार्थकता तभी है जब वो बच्चों के हाथ तक पहुँच सके, क्योंकि उनके लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो उनसे दूर रहें, ये शायद समाज के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। हमने देखा है और ये पाया भी है कि शिक्षा की व्यावसायिकता बढ़ती जा रही है, कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है। तो बाल साहित्य उससे कितना प्रभावित हो रहा है? देखिए, अगर आप सरकारी स्कूलों की बात करें, मैं अलग-अलग जी हाँ, एक-एक सीढ़ी चढ़कर आप तक आ रही हूँ। बिल्कुल। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सभी शिक्षक अच्छे नहीं हैं या सभी शिक्षक अच्छे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। लेकिन आज बेरोज़गारी का दबाव ऐसा है कि लोग शिक्षा को इस रूप में नहीं ले रहे हैं कि शिक्षक बनकर हम छात्रों को कुछ दें। आज शिक्षा को एक जॉब की तरह लिया जा रहा है। ग्रेजुएशन कर लिया, अब क्या करूँ मैम? बीएड कर लेते हैं, अगर पीएचडी में तो देर लगेगी, कॉलेज की संभावना थोड़ी कम है, वहाँ भीड़ बहुत है, तो बीएड कर लेते हैं, टीचिंग तो मिल ही जाएगी। यह जो अभी मानसिकता चल रही है, यह घातक, ये स्कूल के लिए हो या कॉलेज के लिए। हालाँकि हम बात कर रहे हैं बाल साहित्य की, लेकिन आप इसको शिक्षा से जोड़ के जब देखती हैं, तो जब वैसे शिक्षक पहुँचते हैं स्कूलों में, जिसके लिए प्रमुखतः उसकी सैलरी होती है, वहाँ वह यह चयन नहीं करता कि बच्चों के लिए कैसी किताबें हों, यह एक बात। अब उससे थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, जो वहाँ का है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जी वह हाँ, शिक्षकों को सुनता नहीं है। वह शिक्षकों को सुनता ही नहीं है। वह वही करेगा जो उनके सिर पर बैठे चेयरपर्सन बोलते हैं। तो वहाँ आप देखेंगी कि उनकी जो मीटिंग होती है, उसमें कोई भी बाल मनोविज्ञान से जुड़ा व्यक्ति नहीं होता, कोई बाल साहित्यकार नहीं होता, और सिलेबस बन जाता है। जब इस तरह सिलेबस बनता है, तो वहाँ बच्चों में रोचकता कैसे आएगी अपने सिलेबस के प्रति?
बाल साहित्य हम उनको बोलते हैं जो बच्चे को उपदेश ना दे, जो बच्चों को आनंद देते हुए मजे मजे में बहुत कुछ सिखा जाए, चाहे वह नैतिक मूल्यों की बात हो या फिर उनके व्यक्तित्व के विकास के दूसरे आयामों से संदर्भित हो, उनके भीतर साहस बढ़ने का हो। तो एक बंधे बंधाए इतिहास को लेकर उसको सिलेबस में बांध देना, कुछ एक कविताओं और कहानियों को जो कि वर्षों से चले आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। अब जो आपका प्रश्न का मूल हिस्सा है कि शिक्षा में बाल साहित्य मतलब व्यावसायिकता है, अगर निजी विद्यालयों की बात करूं तो वहां एक दलाल आता है किताब लेकर, मैं बता रही हूं आपको, उसके अपने परसेंटेज होते हैं। स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है कि मुझे इतने कम परसेंट में ये किताबें चाहिए, ठीक है। और जहां मामला ठीक ठाक बैठता है वो किताबें थोड़ी सी पलटकर 2-4 शिक्षकों को बुला लिया जाता है उसी कमरे में, 2-4 बार बस ऊपरी निगाह से पलटकर वो किताबें फाइनल कर दी जाती हैं। किसी भी बच्चे को नहीं बुलाया जाता है जिसके लिए वह किताब लगाई जा रही है। बाल साहित्य की भूमिका बहुत अहम हो सकती है अगर उसको शिक्षा के साथ जोड़ा जाए, यानी शिक्षण संस्थान अगर थोड़ी मेहनत करे और जिस क्लास के लिए वो किताबें ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ चुनिंदे बच्चों को बुलाकर उनको पलटने के लिए कहें तो हमें अलग अलग नहीं देखना पड़ेगा कि ये कोर्स की किताबें हैं या दूसरी किताबें हैं, यह हमें नहीं देखना पड़ेगा। कम से कम प्राथमिक शिक्षा के लिए तो ऐसा करना ही चाहिए। आप क्या समझती हैं? बतौर जी, जी, शिक्षिका बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ये ऐसा होना चाहिए और बच्चों को उनसे जोड़ने का प्रयास हम सभी शिक्षकों को और इस व्यवस्था को करना होगा और अपनी कुछ व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए बच्चों की उन्नति और विकास के लिए सोचना चाहिए, जो कि प्राथमिकता भी है। क्योंकि आपने व्यावसायिकता की बात की, तो सरकारी स्कूल में शिक्षक या प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षक का कोई निजी लाभ नहीं है। जो निजी लाभ होने हैं वह ऊपरी स्तर के लोगों का होता है, जो प्रशासनिक तौर पे जुड़े होते हैं। मैं खुलकर कह रही हूँ, व्यवसाय वहां होता है ना। अगर मैं भीतरी इस पर आऊं तह पर आऊं तो हर जगह की बात तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई जगह यह सुनने में आया कि थोड़ी रिश्तेदारी भी निभाई जाती है, थोड़ा दूसरे हिसाब में भी काम होते हैं कि भाई मेरी एक रचना सिलेबस में आ जाए। लेकिन हाँ, 100% ऐसा नहीं होता। कुछ अच्छे रचनाकारों की भी रचनाएं शामिल हैं, लेकिन यह कुछ अगर 100% में बदल जाए तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उनका रुझान बना रहेगा, जो कि शिक्षक चाहते भी हैं। शिक्षक तो यही चाहते हैं ना कि बच्चों का पढ़ाई में रुझान बना रहे, बच्चे जुड़े। जी हाँ, जी हाँ। और इसमें सबसे अधिक भूमिका पुस्तक की है। पुस्तक की है, जी। है ना? तो बाल साहित्य जी हाँ, का बिल्कुल, बिल्कुल। जुड़ना प्राथमिक शिक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। दूसरा, प्राथमिक में भी अगर शुरू की कक्षाओं में
अगर सरकारी स्कूल की बात करें तो वहाँ प्ले और प्री नहीं होता, जी, है ना? प्ले स्कूल नहीं एकदम होता, एग्री। प्री नर्सरी बोलकर कुछ नहीं होता, नर्सरी बोलकर भी कुछ नहीं होता। तो वहाँ कक्षा 1 और कक्षा 2 में कम से कम प्रश्नोत्तरी किताब में ना देकर अगर उनको सीधे-सीधे बाल साहित्य से जोड़ा जाए, और मौखिक प्रश्न शिक्षक तो उसमें से कर ही सकते हैं बाद में, बिल्कुल, जी हाँ, जी हाँ। है ना? बौद्धिक और स्तर पर इस तो शिक्षक उनसे पूछ ही सकते हैं। पूछ ही सकते हैं, कक्षा 2 कक्षा 3 तक भी ये संभव है कि शिक्षक खुद ही प्रश्न उसमें से निकाल के बना लें, जी, 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 यह तो संभव है। बिल्कुल। और निजी विद्यालयों में कम से कम केजी और 1 तक यह करें, मतलब प्ले स्कूल से लेकर 1 तक कम से कम यह करें। क्योंकि निजी स्कूलों के बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन उनके अभिभावकों को बहुत मतलब जल्दी होती है कि मेरा बच्चा आइंस्टाइन बन जाए या नोबेल पुरस्कार करता बन जाए, कुछ बन जाए। जी, तो वो 6 साल के बच्चे को चाहते हैं कि इसको भी दौड़ में शामिल करो और वो नंबर 1 पे नज़र आए। ये निजी विद्यालयों के माता-पिता की अपनी समस्या है, और मुझे लगता है कि वे बच्चे ज़्यादा झेलते हैं। जी। तो मुझे नहीं अ, पता कि आपकी जिज्ञासा मेरे उत्तर से कहाँ तक नहीं, नहीं, शांत बिल्कुल, हुई? बिल्कुल, बिल्कुल शांत हुई और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एक कहना चाहिए कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, उनका ज्ञान तो ज़रूर हुआ है और जिज्ञासा की रही बात तो अभी और वो तो बढ़ गई है कहना चाहिए कि आपने जब बताना शुरू किया है। अ, आपकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा है और आपके आलेख भी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बाल साहित्य की वर्तमान में दशा और दिशा किस प्रकार की है? प्रश्न आपके पिछले प्रश्न से मिलते-जुलते ही होते हैं। हैं। बाल साहित्य की दशा की बात करूँ तो यहाँ भी 2 सिरा है। एक पहला सिरा है कि वैसे बाल साहित्यकार जिनको कि साहित्यकार कहलाना है, वो किसी भी तरह छपते हैं। इससे अधिक इस पर बोलना शायद जायज़ नहीं होगा। तो ये हर तरह के साहित्य में चल रहा है। जो बड़ा वर्ग है, जो प्रतिष्ठित, मैं ये नहीं कहूँगी कि जिनका नाम बहुत है, वही उम्दा साहित्यकार है। बहुत से ऐसे भी साहित्यकार हैं जिन्होंने लिखा और उनको बच्चों के बीच फैला दिया, लेकिन अपनी प्रसिद्धि या अपने प्रकाशन की बहुत इच्छा नहीं रही। वैसे आज भी हैं लोग। छोटे शहरों में मैंने देखा है ऐसे कई बाल साहित्यकारों को जिनको मालूम नहीं है तकनीकी तौर पर कि कैसे भेजा जाता है, क्या करना है। तो दशा की दिशा तो बाद में आएगी। तो दशा में एक तो यह है कि अगर बाल साहित्य उम्दा हो, लिखने वाला अपने नाम की चाह ना रखकर यह चाहे कि मैं जो दे रहा हूँ उससे बच्चों को कुछ मिलेगा कि नहीं। अगर मेरे पाठक बच्चे हैं तो बच्चे इसमें कुछ पाएंगे कि नहीं। अगर नहीं पा रहे हैं तो मुझे उसको प्रकाशित नहीं करना चाहिए, रोक लेना चाहिए। तो दशा अच्छी होगी। यह हुआ एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा यह है कि पुस्तकें छप भी जाती हैं तो वो पहुंच नहीं पाती जिस पर कि हम बात कर चुके हैं जी हाँ, जी हाँ। कि पुस्तकें पहुंच नहीं पाती और उसके लिए हमें क्या करना है। क्योंकि बिहार में मेरा लंबा समय गुजरा है, जन्म स्थान ही वही है। तो छोटे शहरों की जो अपनी उनके अपने जो गणित होते हैं जीवन के, छोटे शहरों के जीवन के जो अपने गणित होते हैं,
और जो महानगरीय गणित है, दोनों में काफी अंतर होता है। तो छोटे शहरों में कई बार उम्दा चीजें लिखी जाकर भी नहीं आ पाती सामने, और बड़े शहरों में तकनीकी जानकारी लोगों के पास होती है तो सरल चीजें भी प्रकाशित हो जाती हैं। दशा को मैं तभी अच्छा मानूंगी जब रचनात्मकता की दृष्टि से भी सुधार हो, जब साहित्यकार में यह कहने का, यह मानने का, सबसे पहले तो मानना होता है कि हाँ, मुझे सीखने की जरूरत है, यह मानने का हुनर आ जाए, साहस नहीं कहूंगी, हुनर आ जाए, तो स्तरीय रचनाएं आने लगेंगी। और दूसरा है उसका प्रयास करके अगर पहुंचाने में हम सफल हो जाएं, कम, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक आदमी पूरे देश को जोड़ सकता है, लेकिन अपने इलाके को एक सीमा तक तो जोड़ ही सकता है, तो दशा अच्छी हो जाएगी। दिशा भी इससे मिलते जुलते स्थिति में है कि बाल साहित्य को दिशा मिले तो कैसे मिले, और क्या अब तक जो दिशा मिली वह पर्याप्त है। मुझे लगता है आपका मूल प्रश्न यही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कल आपसे मेरी बात हुई, और इन दिनों लगातार, इन दिनों कहूं या हाल के कुछ वर्ष कहूं, मेरे भीतर एक उथल पुथल है। उस उथल पुथल का कारण यह है कि हम ये कहते हैं, या बड़े वरिष्ठ साहित्यकार ये कहते हैं, बाल साहित्यकार, कि उपदेश ना हो, ये बहुत अच्छी बात है, संदेश हो, क्योंकि बच्चा उपदेश नहीं चाहता है। कुछ संस्थाएं यह मान लेती हैं कि बच्चों को कल्पनाशील नहीं बनाना है, उसको तर्कशील बनाना है। तो सिर्फ रोचक कहानियां लिखो और उसमें गणित को सरल ढंग से समझाओ, उसमें विज्ञान को सरल ढंग से समझाओ। कोई भी साहित्यकार मुझे या कोई भी संस्था मुझे अब तक ऐसा कहते नहीं मिली कि 3 वर्ष की बच्ची का यौन शोषण हो रहा है। कम से कम 7 वर्ष की बच्ची को हम हल्के शब्दों में ऐसी जानकारी दे पाएं, 8 साल की बच्ची को, 10 साल की बच्ची को, कि वह सजग तो हो सके, उसको पता ही नहीं। यह उथल पुथल एक स्त्री होने के नाते मेरे भीतर है, और मुझे नहीं मालूम कि कोई संस्था इस तरह की रचना को मान्यता देगी कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है बाल साहित्य 21वीं सदी का बाल साहित्य, तो इसे अगर आप कल्पनाशीलता से हटाकर विज्ञान की तरफ सिर्फ ले जाना चाहते हैं, तो समाज की तरफ भी ले चलिए ना। तो समाज की तरफ भी ले जाना जरूरी है ना, कि बच्चे को मालूम तो हो कि उसको किस बात से सजग रहना है। कहानी के माध्यम से, छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से हम बहुत चीजें, अंत उसका पॉजिटिव कर सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के भीतर एक साहस, वह तो डेवलप करें। क्योंकि अंततः बच्चा समाज में ही जाएगा, घर की 4 दीवारी में कितने दिनों तक रह पाएगा, तो उसे समाज के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। कुछ साल पहले नोएडा में एक निजी विद्यालय के प्राचार्य ने किया था बच्ची का रेप। आप बताएं, वो 3.5 साल की बच्ची थी। यह एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। या वो बच्ची हो या बच्चा हो, यौन शोषण की, मतलब जिस रफ्तार में यौन शोषण की घटनाएं बढ़ी हैं, हम बच्चों को हर तरह की जानकारी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि
मैं शिशु साहित्य की बात नहीं कर रही, मैं बाल साहित्य की बात कर रही हूँ। शिशु साहित्य बाल साहित्य से अलग नहीं है, लेकिन उतने छोटे बच्चे को आप भले ना समझा पाए, लेकिन थोड़े बड़े बच्चों को तो आप कहानी के द्वारा समझा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसको उपदेश नहीं देना है, उसमें साहस का संचरण हो, या वह सचेत हो सके, समझ सके, सजग हो सके, इतनी चेतना तो उसकी मुझे लगता है कि बनानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा, मुझे यह लगता है कि कल्पनाशीलता अगर पूरी तरह खत्म कर दी जाए, तो रचनाशीलता बच्चों में नहीं बचेगी। आज आप देखें, आज का बच्चा क्रिएटिव कम है। पहले क्रिएटिव राइटिंग सिखाई नहीं जाती थी। तब भी दिग्गज कवि हुए, दिग्गज साहित्यकार हुए, दिग्गज कहानीकार हुए, मतलब जो भी हुए। किसी स्कूल में या घर पर लेखन क्या होता है, कविता क्या होती है, ये सिखाया नहीं गया था। वह क्यों था? क्योंकि हम तोते से भी बात करते थे, हम गौरैया से भी बात करते थे। उसके चींची और दूसरे जानवरों या कुछ भी, आप प्रकृति के किसी भी पहलू को ले लें, तो हम उसमें पर्सोनिफिकेशन कर लेते थे, मानवीकरण कर लेते थे। बिल्कुल। आज भी आप देखेंगे, अगर आप छोटे बच्चे के साथ खड़े हो जाएं कहीं पर, या बड़े बच्चे के साथ भी, तो अगर उस बच्चे ने बचपन में प्रकृति का मानवीकरण जिया है या पढ़ा है, वह आज भी बादल को देखकर कहता है, अरे वाह, ये तो सिंह की तरह दिख रहा है, अरे वाह, ये तो खरगोश की तरह दिख रहा है। जी हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी संस्था को इस तरह की सीमा रेखा बनानी चाहिए कि भाई हम पेड़ पौधे को बात करते हुए ना दिखाएं, हम नदी को बात करते हुए ना दिखाएं। बात करने का अर्थ क्या है कि बच्चे को हम जोड़ रहे हैं प्रकृति से। बिल्कुल। तो हर तरह की रचनाएं आनी चाहिए। और बच्चा ऐसा नहीं है, बच्चा जब बड़ा होगा उसको पता है कि नदी बोलती नहीं है। मैं एक बड़ा सरल मैं प्रश्न ही कर रही हूँ आपसे। जी, जी। भारत क्या है? एक भूखंड है या और भी जी कुछ हाँ, है? बिल्कुल। जी, बिल्कुल एक भूखंड ही है, एक देश के नाम से जिसे फिर हम भी हम जानते क्या हैं। बोलते हैं? माँ भारती। माँ भारती। हम फोटो किसकी लगाते हैं? भारत माता के हाथ में झंडा। जी, ये जी, क्या जी। पर्सोनिफिकेशन नहीं है? ये मानवीकरण नहीं है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको हम बड़े सेलिब्रेट करते हैं ना उत्सव की तरह। जी, 26 जी हाँ, जनवरी और बिल्कुल। 15 अगस्त में भारत माता की तस्वीर होती है बजाते, उनके हाथ में झंडा होता है और हमारा सिर झुक जाता है जी, श्रद्धा जी, से। जी। श्रद्धा हरिद्वार से। में भारत माता का मंदिर है, मैं जाकर आई हूँ। बिल्कुल। तो क्या हमें हक है कि हम बच्चों से यह छीने, मतलब बच्चों को इससे दूर करें? बिल्कुल, बिल्कुल। मानवीकरण बच्चों के अंदर संवेदना जगाएगा, भाव जगाएगा, वह अलग-अलग तरीके से उसको सोचेगा और उसको बुनेगा भी। तो तर्क और संवेदना, भावना, इसका समायोजन एक बेहतर साहित्य की रचना कर सकता है। हम भूत प्रेत भले ना दिखाएं, मैं भी इसकी विरोधी हूँ, क्योंकि बचपन में अगर बहुत ज्यादा किसी बच्चे को हाउ आ गया और बूढ़ा आ गया करते हैं ना, तो वो बच्चा आगे जाकर भी कमजोर दिल का होता है। लेकिन हम उसकी जगह कोई साहसी कल्पना तो कर ही सकते हैं, किसी साहसी बिल्कुल। जैसे पहले परियों की कहानी थी, जी, या जी, कोई जी। जादूगर आया और उसने ऐसा ऐसा कर लिया।
तो मुझे लगता है कि कल्पनाशीलता और तर्क दोनों को ध्यान में रखकर अगर बाल साहित्य की रचना को बड़ी संस्थाएं स्वीकार करें तो अधिक से अधिक संख्या में उम्दा बाल साहित्य सामने आ सकेगी और आ सकेंगे और उनका प्रचार प्रसार जिस पर मैंने पहले भी बात की है सब मिलकर करें तो निश्चित तौर पर दशा भी बदलेगी, दिशा और खूबसूरत हो जाएगी। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी मैम ने आपने दिशा और दशा के। जो मेरा प्रश्न था, जिज्ञासा जितनी नहीं थी उतने नए प्रश्न भी मेरे अंदर आए और उनकी भी शांति यहाँ हुई। अब थोड़ा बोझिल हुआ जो माहौल, उससे मैं कहूंगी कि आप हमें अपने अनुवाद के सफर के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आपने इतनी सारी रचनाओं का अनुवाद किया है। वो सफर कैसा रहा? बहुत खूबसूरत है। आज भी करती हूँ और अब कम करती हूँ क्योंकि मेरे बीच में मौलिक रचनाएं रुक गई थी, लेकिन मैं पहले पूछ लेती हूँ बच्चों का है क्या, तब ले लूंगी। मैं मंजू आपके माध्यम से नेशनल बुक ट्रस्ट के संपादक भी हैं और बड़े पद पर भी हैं पंकज चतुर्वेदी जी, जो कि स्वयं एक बड़े रचनाकार हैं, बाल साहित्यकार। वैसे वह क्रिटिक हैं, आलोचक हैं, लेकिन प्रकृति की चिंता उनके भीतर होती है और बच्चों पर उन्होंने बहुत लिखा है। मुझे अनुवाद से जोड़ने वाले वह हैं, इसलिए अगर मैं उनका आभार आपके माध्यम से ना व्यक्त करूं तो यह शायद उचित नहीं। तो सबसे पहले तो मैं पंकज जी को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अनुवाद से जोड़ा और वह मेरे अनुवाद करने से संतुष्ट हुए और पहली जो किताब थी वह स्वामी विवेकानंद की थी, बच्चों के लिए, किशोरों के लिए आप कह सकते हैं। स्वामी विवेकानंद मेरे साथ 5 साल की उम्र से हैं। तो जब मैंने वह पुस्तक देखी, जब पंकज जी ने मुझसे पूछा कि इसका अनुवाद करेंगी, तो एकदम से मैं चहक पड़ी थी। मुझे यह नहीं मालूम था कि मैं कैसा अनुवाद करूंगी, लेकिन स्वामी विवेकानंद की पुस्तक थी तो मेरे भीतर कुछ जागा। और इस पुस्तक के बाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने ही मेरा नाम भेजा सार्क कल्चर सेंटर श्रीलंका। वहां के लिए मैंने दमदेनीय अस्म के नाम से एक पुस्तक अनुवाद किया और नेशनल बुक ट्रस्ट कहूं या पंकज जी कहूं, पंकज जी एक नारियल है, ऊपर से सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से उतने ही नरम। मैं उनको अक्सर कहती हूँ कि आप एक नारियल हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि हाँ वाह आरती जी क्या काम किया, वाह आरती क्या काम किया, कभी नहीं कहा। लेकिन आप इसको पुरस्कार कह सकती हैं कि मैंने काम शुरू किया, उनको अच्छा लगा तो मेरा नाम उन्होंने रिकमेंड किया जिसने भी मांगा। फिर उन्होंने मेरा नाम प्रथम बुक्स भेजा और लगभग 10 साल तो हो गए कि प्रथम बुक्स का मैं एक अटूट हिस्सा बनी हुई हूँ और नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए भी मैंने बच्चों के लिए काफी अनुवाद किया। प्रथम बुक्स की पुस्तक हर लेवल की होती है, जैसे उसमें लेवल 1, लेवल 2 इस तरह किताबें आती हैं। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले उम्र की बात की थी, तो उम्र के हिसाब से तो भारतीय बाल रचनाकारों को इस तरह पढ़ने का मुझे अवसर मिला। फिर जब मैंने ट्रस्ट शुरू किया तो किसी भी जगह लाइब्रेरी खोलने के पहले हम यह ध्यान रखते थे कि वहां के बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, उसके हिसाब से हम किताब छांटते थे। खरीद कर ले भी आए तो फिर उस हिसाब से छांटते थे। उस दौरान मैं बहुत किताबें पढ़ती थी। तो अनुवाद
और पठन पाठन, इन दोनों ने मिलकर मुझे लगता है कि बाल साहित्यकार बनाया। ज़्यादा पहले जो काम मैंने स्कूल तक किए लिखने के, वह तो मेरे पास है नहीं, लेकिन लिख कर रखने का जो काम किया, वह अनुवाद के बाद। तो अनुवाद की एक बहुत बड़ी भूमिका है और मुझे लगता है कि अगर कोई भी द्विभाषी हो या बहुभाषी हो, उनको अनुवाद में अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। इससे उनका तो व्यक्तित्व विकास होगा ही। उनके माध्यम से एक नई भाषा को दूसरी भाषा की चीज़ें मिल पाएँगी। तो यह योगदान मुझे लगता है कि एक सार्थक दिशा में होता है, वहाँ पैसा मायने नहीं रखता। अब मान लीजिए अभी तक इंग्लिश से हिंदी में मैंने जितने भी अनुवाद किए हैं, वह अंग्रेजी से हिंदी में किए। लेकिन अनुवाद का यह जो रस जो मुझे भिगो गया, बच्चों ने तो बहुत पसंद किया और इसका प्रमाण प्रथम बुक्स के 14वें, 15वें, 16वें संस्करण को देखकर लगता है। लेकिन अनुवाद का वह जो रस है, उसने मुझे इतना प्रेरित किया कि मैंने छूटा हुआ जो बांग्ला भाषा मेरी छूट गई थी, लिखना बंद कर दिया था मैंने फिर से उसका अभ्यास किया। और अगर आपको बांग्ला आ गया तो फिर असमी और उड़िया एक बराबर है। थोड़े से प्रयास और अभ्यास से आप अच्छे से कर सकते हैं। तो अनुवाद सिर्फ समाज को ही नहीं देता, अनुवादक को भी बहुत कुछ देता है, भरता है भीतर से। और एक संतुष्टि तो देता ही है कि आप किसी भाषा में योगदान दे रहे हैं। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ और आपकी बातों से भी मैं इस चीज के लिए और सहमत हो चुकी हूँ पूरी तरह से कि भाषा वो अस्त्र और शस्त्र की तरह होता है, जैसे योद्धा के पास अस्त्र और शस्त्र होते हैं। तो हम साधारण व्यक्ति मनुष्य जो हैं, अगर भाषा से समृद्ध हो जाएं तो शक्ति हमारी कुछ हद तक दोगुनी हो जाती है। तो आपकी बातों से भी मैं यहाँ पर सहमत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो अनुवाद है इसने आपको इस साहित्य की ओर आगे बढ़ने के लिए एक सहारा प्रदान किया एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। मतलब बीच के दौर में जैसे मैंने स्कूल छोड़ दिया, तो बीच के दौर में बाल साहित्य लिखना मेरा कम हो गया था। या जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि मेरे दिमाग में कभी यह था ही नहीं कि इन चीजों को प्रकाशित भी किया जा सकता है। तो वो एक जो कंसेप्ट होता है वह मेरा कभी नहीं बना। शुरू में पंकज जी ने 1-2 बार कहा भी कि चूंकि मैं बाल मनोविज्ञान पर बहुत कहानियां लिखती रही हूँ, कविताएं भी हैं मेरी, कि आप बाल साहित्य लिख कर दो। तो मुझे एकदम से समझ नहीं आया कि बाल साहित्य क्या लिख कर दूं। एक लंबा अंतराल बीत चुका था। आज मैं आपको ये सारी बातें इसलिए जोड़कर बता पा रही हूँ क्योंकि आज मैंने बतौर पाठक नहीं तो 1000 बाल साहित्य पढ़ा है। और अनुवाद के दौरान तो पढ़ती ही हूँ। जी। तो अनुवाद आपको विभिन्न क्षेत्रों के बाल साहित्य को जानने समझने का अवसर प्रदान करता है और सिर्फ शैली ही नहीं देता आपको, हर क्षेत्र के बच्चों को भी समझने का एक अवसर देता है। तो कहीं ना कहीं आपका अपना ज्ञान बढ़ता है और जब आपका अपना ज्ञान बढ़ेगा, आप तरह तरह की तकनीकें भी सीखती हैं। सपोज अगर मैंने 30 या 35 बाल साहित्यकारों की किताबों का अनुवाद किया, तो हर एक की अपनी शैली होती है, एक अपना टोन होता है। मेरा भी एक अपना टोन होगा, लेकिन बिल्कुल। उसमें से जिनका जो खूबसूरत है वो मेरे अवचेतन में कहीं ना कहीं अवस्थित होगा।
कुछ अच्छे टर्निंग पॉइंट्स भी मुझे मिलेंगे। तो वो चीजें खुद को समृद्ध करने के लिए बहुत अच्छा है, और ये चीजें कहीं ना कहीं मौलिक साहित्य में काम आती हैं। तो अनुवाद साहित्य बच्चों के लिए तो मैं करती रहूंगी, आगे भी बंद नहीं करूंगी। जी, जी। तो हम लाभान्वित होते रहेंगे इस अनुवाद साहित्य से। और जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि बाल साहित्य का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो आपकी जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई रचना है मोहन से महात्मा तक, इससे बेहतरीन उदाहरण मुझे नहीं लगता है कि कोई और हो सकता है, क्योंकि इसके जो 3 खंड हैं और इसका पहला खंड जो है बच्चों के विकास को ध्यान में रखकर, जो एक नेता के रूप में हमने जिन्हें देखा है, उसके बचपन को आपने जो हम सबसे जोड़ा है, पाठक उससे अत्यंत प्रभावित हुए हैं। और मुझे भी वो जो पहला खंड मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि कुछ अलग मैंने पढ़ा है। तो मैम आप इसके बारे में हमें कुछ और विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो मैं फिर आपके माध्यम से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और प्रस्ताव दिया। उन्होंने मेरे कुछ बाल साहित्य पढ़े थे और कुछ अनुदित साहित्य भी पढ़े थे, तो उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया कि मैं गांधी पर काम करना, एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेखन के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तो मैं सहर्ष तैयार हो गई, और मेरी खुशी का ठिकाना उस दिन नहीं था जब अमूमन वो मैसेज कर दिया करते थे, लेकिन जब उन्होंने पहला खंड पढ़ा, उन्होंने मुझे फोन किया और बोले कि इससे अधिक रोचक गांधी का बचपन मैंने नहीं पढ़ा था। आप समझे, मेरे लिए वह पुरस्कार था, बड़ा पुरस्कार। और प्रथम खंड प्रकाशित होकर आया, और उसके बाद वह सेवानिवृत्त भी हो गए, तो दोनों खंड, फिर ये लॉकडाउन का भी मामला आ गया, तो 2 खंड तो प्रेस में है, लेकिन वहां जा चुका है जो मैंने आपको भेजा, ताकि आप समझ पाए पूरा। तो यहाँ मैं कहानियों के माध्यम से, चूंकि मैंने गांधी की जीवनी नहीं लिखी है, कहानियां लिखी हैं गांधी के जीवन को लेकर, तो कोई ये नहीं कहे कि गांधी ने ऐसे डायलॉग्स नहीं दिए थे। वो डायलॉग बच्चों को ध्यान में रखकर है, मूल भाव गांधी के हैं। जी, जी। किसी भी बड़े व्यक्तित्व के भीतर अगर झांकना हो, किसी भी बड़े व्यक्तित्व के भीतर अगर झांकना हो और उनको समझना हो, तो सबसे पहले उनका बचपन देखिए, मुझे ऐसा लगा। और आप यकीन माने, उस बचपन ने मुझे 80 साल वाले गांधी तक पहुंचाया। जहां तक रोचकता की बात है, वह तो निजी भाषा शैली है कि मैं उसे किस तरह मांझू जो बच्चों तक पहुंचे। मैंने एक काम जरूर किया कि मैं हर एक किस्से को लेकर एक किस्सा लिखा, उसको कुछ बच्चों को सुनाती थी, और बच्चों को जब आनंदित देखती थी तो मुझे लगता था मैं पास हो गई, उसको सही करो। इस तरह करके मैंने गांधी का पूरा बचपन लिखा, और मैं ये चाहती थी कि लोग यह देखें कि एक दब्बू, एक संकोची, एक मितभाषी बच्चा देश नहीं पूरे विश्व में यूनिक है, गांधी का टक्कर नहीं है, बिल्कुल दूसरे गांधी नहीं हो सकते। और आप जब गांधी के बचपन को पढ़ रही हैं, तो आप मेल कर सकती हैं कि वो गुण बाद में जाकर प्रस्फुटित हुए, विकसित हुए। जैसे सच बोलना कब शुरू किया उन्होंने? 4 साल की उम्र में, जब माँ से पहली बार झूठ बोला और माँ ने कसम खिलाई कि मेरे हाथ पर हाथ रखो। मोहन ने माँ को नहीं कहा कि हाँ माँ, आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मोहन ने मन में प्रतिज्ञा की। इसी तरह सिगरेट वाली घटना, मोहन ने मन में प्रतिज्ञा की। तो
हम इसके द्वारा बिना उपदेश दिए, कहीं भी मैंने उपदेश नहीं दिया है, सिर्फ उन घटनाओं का उल्लेख किया है जो कि घटनाएं सच हैं। मैंने उसे बच्चों के अनुरूप भाषा दी है, वो शिल्प दिया है कि निखर के उठे और बच्चा उससे रिलेट करे। तो एक 4 साल से लेकर किशोर, मैं कहूं कि मैंने तो 20 साल तक को पहले खंड में लिया है ना? वह अपने बचपन को उससे जोड़ के देख सके। मतलब अगर कोई किशोर भी इसको पढ़ता है या कोई वयस्क भी इसको पढ़ता है, तो वह इसको रिलेट करके अपने बच्चों को समझा सकता है। 3 खंडों की बात आपने की। अब बहुतों के मन में यह आया कि भाई तुम पूरी जीवन पे क्यों लिख रहे हो? ठीक है, यह प्रस्ताव था कि गांधी के जीवन पर लिखना है। देखिए, जब हम बच्चों के लिए कुछ लिखते हैं तो उसकी भाषा अलग होती है, उसका शिल्प अलग होता है, शैली अलग होती है। जब हम किसी भी चीज को रिपोर्ट की तरह या इतिहास की तरह पेश करते हैं तो वह बहुत बोरिंग होता है, उकताहट देने वाला होता है। जी हाँ, लेकिन अगर हम उसको किस्से कहानियों की तरह ढाल देते हैं तो वह हर एक के लिए मुझे लगता है कि ग्राह्य अधिक होता है ना? तो यही कारण था कि मैंने बापू के प्रति, आप ये कह सकती हैं कि मैंने अपनी श्रद्धा अर्पित की है, श्रद्धा पुष्प अर्पित किए हैं। और ऐसी आपको जानकर खुशी होगी कि ऐसी ही पुस्तक, नाटक तो खेला जा चुका है, मैंने स्वामी विवेकानंद पर भी बनाया है। और उसको तो अलग-अलग 3 खंडों में इस तरह बनाया है कि अगर एक खंड सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, मतलब भाषा का स्तर अलग-अलग रखा है मैंने। तो आप इसको मेरा प्रयोग भी कह सकती हैं कि मैं आए दिन कुछ प्रयोग करती रहती हूँ कि बच्चे अच्छी बातें भी सीखें, और मैं यह चाहती हूँ सर्वांगीण विकास की जहाँ तक बात है, और वह गांधी में आपने पाई भी। मैं यहाँ एक छोटी सी बात कहकर फिर अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूंगी मंजू, कि जब हम गांधी के बचपन से गुजरते हैं या गांधी के पूरे जीवन से गुजरते हैं, जो कि इस पुस्तक को कोई भी पढ़ सकता है, 12 साल का बच्चा भी पढ़ेगा तो उतने ही आनंद से पढ़ेगा, कोई 60 साल का बच्चा पढ़ेगा तो वह भी उतने ही आनंद से पढ़ेगा। भाषा ऐसी रखी गई है। तो मेरे ध्यान में कौन था, यह प्रश्न मैं खुद करके आपको बता रही हूँ। मेरे ध्यान में हर वह बच्चा था जिसको माँ-बाप, समाज या स्कूल के शिक्षक मंदबुद्धि कहते हैं। बिल्कुल। मेरी नजर में हर वो बच्चा था जिसको चुप्पू कहा जाता है, बोलता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता है क्लास में। घर में 10 बार पूछो तो 1 बार बोलेगा। मैंने हर उस बच्चे के लिए यह किताब लिखी है कि वह अपने भीतर वह ऊर्जा और वह आत्मविश्वास संचित कर सके कि जब मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे होकर इतने महान हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी ऐसे काम कर सकता हूँ। और बच्चों में जिस दिन आत्मविश्वास जाग गया ना, उनका चतुर्दिक विकास निश्चित है। और बुरी आदतें स्वतः छूट जाएंगी अगर कोई है भी तो। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं उन्हें कोई माध्यम चाहिए जिसके आधार पर वे एक अपने मन में चल रहे उथल-पुथल को समझ सकें और वो तुलना कर सकें कि हम जिन्हें बहुत बड़ी हस्ती मान बैठे हैं, वो भी हमारी तरह ही साधारण थे और हम भी कुछ
साधारण होकर असाधारण कार्य कर सकते हैं। तो बिल्कुल। बच्चों के मन में जी इन कहानियों को पढ़कर और इस तरह की रचनाएं अगर उन्हें मिलती रहेंगी तो उनका सर्वांगीण विकास होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता है और वो बहुत आगे जाएंगे। और हम सब मिलकर ये प्रयास करने के बारे में सोच ही रहे हैं और सबका यही उद्देश्य है। और मोहन से महात्मा तक का सफर, जी हाँ। आपकी दुआ रही तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं उपन्यास का भी रूप दूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी हाँ। क्योंकि किशोर उपन्यास की कमी है, अभी भी जी, कमी है। बहुत लिखे जी, गए लेकिन फिर भी कमी है क्योंकि मैं अ, उस उम्र पे जाकर फिर पाठक बनकर ढूँढती हूँ। उनकी समस्याएँ क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। जी। अ, हमने मोहन से महात्मा तक के बारे में बात की, तो वो एक अलग पहलू बच्चों को उसमें एक अलग चीज़ बच्चों को जानने को मिलती है। और जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है और मैंने जाना है कि आप समाज सेवा या फिर झुग्गी के बच्चों तक भी कुछ न कुछ कार्य उनके लिए करती हैं, उनकी शिक्षा के लिए हो या फिर उनके विकास के लिए। तो आपकी बिल्कुल एक सही। रचना है थैंक यू भैया। तो जब थैंक यू थैंक यू भैया, भैया को हाँ, थैंक यू भैया जब उसको थैंक मैंने यू पढ़ी, भैया। उसकी भाषा के बारे में बिल्कुल जब जाना तो मुझे लग रहा था कि कितनी सहज रूप से वो बच्ची और उस भैया ने उसे स्वीकार किया। तो इस कहानी को लिखते समय आपके मन में क्या-क्या विचार आ रहे थे? क्या आप उनकी जगह जाकर इन पर लिखा आपने या सच्ची घटना है? कहानी कभी भी पूरी सच नहीं होती, लेकिन कहानी का थीम सच होता है। अगर कहानी में कल्पना ना हो तो कहें मतलब वो बोरिंग हो जाएगा, वो फिर रिपोर्टाज जैसा हो जाएगा। इ आपने थैंक यू भैया पढ़ा, थैंक यू नहीं लिखा है मैंने, थैंक यू भैया। थैंक यू। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और इस तरह की और भी कई कहानियाँ हैं बहुत जल्दी आप उससे गुज़रेंगी, वह प्रकाशित हो रही है। ऐसी सूचना मुझे आ चुकी है। और यह आपने सच जाना, अभी मैंने शुरुआती मतलब संवाद के शुरुआती दौर में आपको बताया था कि बचपन से मेरा एक लगाव था। जैसे घर का नौकर था, इली तो काम के बाद वो सो जाना चाहता था। अब मैं उसको डपट के बिठाती थी कि चल पढ़, 2 अक्षर पढ़ लेगा, कहीं भी रहेगा, मतलब कुछ तो जानेगा। तो वो एकदम सिर खुजाता था, दीदी तंग करती है। मैं भी छोटी-सी, वो भी छोटा-सा, लेकिन मैं उसको तंग करती थी कि तू पढ़। और 8वीं में थी तो उस समय मैंने प्रौढ़ शिक्षक के लिए भी काम किया। जब 8वीं कक्षा में थी, यही कोई 12 साल की उम्र में। तो इस तरह के लोगों के बीच काम करने का जो स्वभाव था, वह मुझे लगता है कि बचपन से ही था। भागलपुर में रही तो वहाँ भी मैं करती रही, अनाथ आश्रम से जुड़ी रही। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहला स्कूल मैंने जॉइन किया था, वहाँ प्राचार्य ने कहा कि मैं आपको सैलरी नहीं दे सकता, रिक्शा भाड़ा दे सकता हूँ। क्योंकि वह स्कूल गरीबों के लिए था और गरीब बच्चों के माता-पिता हर महीने पेमेंट नहीं दे पाते थे, फीस नहीं दे पाते थे। लेकिन चूँकि वहाँ गरीब बच्चे थे, इसलिए मैंने जॉइन किया था। तो उन बच्चों को समझने का मुझे बहुत अवसर मिला। उससे छोटे बच्चों को समझने का अवसर मुझे मिला जब मैं बतौर प्राचार्य प्ले स्कूल में 2 वर्ष तक रही। तो हर तरह के वहाँ भी हर तरह के बच्चे थे। फिर दिल्ली आई तो दिल्ली में जितना मज़दूर वर्ग है, जैसे दिया बेचने वाले से लेकर कोई मोजा बेच रहा है, सब छोटे-छोटे। तो उनसे मेरा जुड़ाव बना रहा। फिर दिल्ली में ही मैंने मकान बदला, तो यहाँ एक पूरी बस्ती ही है, श्रमिक बस्ती। और वहाँ का कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता था। हमने 1 साल तक
मतलब उनके माता पिता को समझाने से लेकर उस बच्चे को समझाने तक अब मेरी बेटी ने बहुत सहयोग दिया और भी लोगों ने सहयोग दिया, मतलब जो हमारी टीम में थे। तो कहानियाँ वहाँ बहुत सारी निकली। उन बच्चों के बीच काम करते-करते कई कहानियाँ निकली और इसलिए मैं कह सकती हूँ कि वो कहानी एक सीमा तक सच है। और उन बच्चों को बाल साहित्य ले जाकर मैं सुनाती थी। मतलब हम बदल-बदल कर काम करते थे। आज मैं सुना रही हूँ तो कल कोई और सुना रहा है, ताकि वो बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाएँ। और आपको जानकर जी। खुशी होगी कि उनके माँ-बाप इतने सजग हुए फिर कि आज सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 12-15 बच्चे थे वहाँ और इसमें से 2 बच्ची तो उसकी माँ ने उसको अ, मतलब अपने भाई के यहाँ भेज दिया और वो अच्छे स्कूलों में पढ़ रही हैं। आपके इन प्रयासों को देखने के बाद मुझे कविता की चंद पंक्तियाँ याद आ रही हैं। आप अपनी बात पूरी करें, मैं उन्हें सुनाना चाहूँगी। तो थैंक यू भैया पर चूँकि आपने बात की, जी, जी। तो यह जो बस्ती है, ये काम वाली बाइयों की बस्ती है। उसमें भी एक कैरेक्टर काम वाली बाई है और वह उसकी बेटी है। जी, जी, जी। यहाँ 2 चीज़ें मैंने कोशिश की जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि यौन शोषण। गरीबी है, अशिक्षा है और बच्ची के दिमाग में एक डर है कि वो आएगा, वो तब तक उसको भैया नहीं मानी है। ओम अगर होगा तो मेरे बाल खींचेगा। ये एक बिल्कुल। सिंबल है। जी, जी। यह एक सिंबल है। लेकिन जब वह प्यार से उसको कहता है और उसकी माँ, ओम की माँ भी आकर कहती है, "ले लो बेटा, भैया दे रहा है।" तो बच्चे के चेहरे पे रौनक आ जाती है कि अरे! ये जी। बहन मानकर मेरे साथ ऐसा कर रहा था। वो उस डर से मुक्त होती है उस समय। वह उस डर से मुक्त होती है और एक स्वाभाविक जो भाव प्रस्फुटन है, थैंक यू भैया। तो मुझे लगता है कि अ, य बिना किसी उपदेश के यह संदेश पाठकों तक पहुँचेगा और बच्चों ने इसको बहुत पसंद किया था। जी। इस हिस्से को जो तो हमारे बाल साहित्य में हमें रचना के समय मुझे लगता है कि इस वर्ग को भी ध्यान में रखना चाहिए और उससे जुड़ी जी हाँ। कहानियाँ भी अगर आएँ, तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उन चीज़ों को नहीं जानते हैं, वह जान पाएँगे और संवेदना उनकी इन बस्तियों तक पहुँच पाएगी, ऐसा मुझे बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल। आपके प्रयास और इन कोशिशों को देखकर लगता है कि जो बच्चे कह रहे हैं मानिए कि नहीं जिन्होंने पुस्तक देखे, नहीं जिन्होंने पाया ज्ञान, खेल-खिलौने छूट गए, जिन रूठ गई जिनकी मुस्कान। जूठे बर्तन हैं जिन हाथों, उनको कलम पकड़ने दो, बस थोड़ा-सा पढ़ने दो, बस थोड़ा-सा पढ़ने दो। बहुत, उनकी आवाज़ को आपने बहुत शब्द अच्छा। से सुन के जी, कहानी में जो ढाला है और उनके लिए जो आप काम कर रही हैं, उनकी आवाज़ को सुनकर तो वो अत्यंत सराहनीय है और हम सबको उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिल रही है। और मुझ जैसे कई पाठक होंगे जो आपकी कहानियों को, आपकी रचनाओं को पढ़ते होंगे और इस साक्षात्कार को सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि एक बहुत परिवर्तन ज़रूर आएगा। इसी से संदर्भित मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि हमने जैसे होली, दशहरा, दिवाली सब हम वहीं पे करते हैं। इस बार तो नहीं जा सके लॉकडाउन की वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ के बच्चों ने गायत्री मंत्र पढ़ा। हमने होली का होली की पूर्व संध्या आयोजित की और वहीं के बच्चों को तैयार किया। बच्चों ने नृत्य किया, बच्चों ने गीत सुनाए, बच्चों ने कविता सुनाए और बच्चों ने गायत्री मंत्र पाठ किया। इसी तरह दिल्ली में एक है राजेंद्र आश्रम, जहाँ पूरे देश के आदिवासियों के बच्चे, जो गरीब आदिवासी हैं, जिनका ठौ-ठिकाना ठीक नहीं है, उनके बच्चों को
लगभग 5 दशक से। मतलब वहाँ ये रिहायशी बनी हुई है कि उनके बच्चे यहाँ रहकर पढ़ते हैं। हमने वहाँ भी पुस्तकालय की स्थापना की और मैं वहीं के बारे में बता रही थी कि ताला बंद करके रखते हैं। हुँ, हुँ। तो 1-2 बार मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं वैसे भी घूमती हुई चली जाती थी कि भई बच्चों को पढ़ने दीजिए। और फिर मैंने कहा कि मैं ट्रस्ट की तरफ से नहीं, निजी तौर पे मैं बच्चों के साथ बैठना चाहूँगी। ट्रस्ट बोलने से दिमाग में आता है कि एक संस्था का काम है तो वो हाइलाइट होगा, बिल्कुल। है ना? मैंने कहा नहीं, मैं निजी तौर पर ताला खुलवाया और बच्चों को कहा कि पहले मैं सुनाती हूँ आप लोगों को कहानी, या फिर मुझे कौन कम सुनाएगा, वो हाथ उठाए। आप यकीन माने, मैंने 3 या 4 किताबें पढ़ी होंगी। बच्चों ने 25 किताबें पढ़ी, 25 किताबें अलग-अलग बच्चों ने। कोई 4 किताबें पढ़ के सुना रहा है और एक्शन के साथ। तो जब ऐसे बच्चों के बीच आप होते हैं तो वह जो परिवेश है और उस परिवेश में पलते बच्चे की जो मानसिकता है, उस मनोविज्ञान की समझ आपको एक अलग तरह की रचना के लिए प्रेरित करती है। थैंक यू भैया उनमें से एक है। जी, जी। बच्चों को लेकर अगर हम बात करें तो कल की दुनिया इनके दम से और जीवन की आशा ही बचपन है। बिल्कुल। अ, इतने सारे प्रश्न हुए लेकिन अभी भी जिज्ञासा शांत नहीं होगी क्योंकि आपको पढ़ना अभी भी जारी है। आपकी सारी रचनाओं को मैं पढ़ पाई हूँ ऐसा कहना शायद अतिशयोक्ति होगा क्योंकि इतनी रचनाएँ हैं मुझे पढ़ने में अभी काफ़ी समय लगेगा। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं ये जानना चाहती हूँ और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपको बाल साहित्यकार के रूप में जो परिचय मिला है आपको कैसा महसूस होता है? जब मेरी पहली रचना की तारीफ होती है बतौर बाल साहित्यकार, तो मुझे लगता है मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ गई। हर बार यही होता है। ये दूसरा, मैं साहित्य सबसे क्षमा माँगते हुए यह कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को साहित्यकार की दृष्टि से कम आँकती हूँ, माने दूसरे साहित्यकार की या संस्था की दृष्टि से कम आँकती हूँ, बाल पाठकों की दृष्टि से अधिक आँकती हूँ। अगर मुझे किसी कहानी के बाद बच्चों के बिना मतलब बच्चों को बिना किसी इंस्ट्रक्शन के बच्चों की तालियाँ सुनाई पड़ने लगती हैं या बच्चों के चेहरे गुलाब की तरह खिले दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं पास हो गई। और जब मुझे ऐसा लगता है तो शायद उतनी खुशी मुझे मंच पर अवार्ड लेते समय भी नहीं होगी, जितनी खुशी उस वक़्त होती है, एक बाल साहित्यकार के रूप में। क्योंकि अगर आपने बच्चे का मन समझ लिया, तो आपने व्यक्तित्व को समझने का एक बड़ा मोर्चा जीत लिया है। आप किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधा में लिख सकती हैं, क्योंकि बाल मनोविज्ञान को समझना, बच्चों को समझना सबसे कठिन काम है। तो सबसे बड़े निर्णायक वह होते हैं और बतौर बाल साहित्यकार मैं वहाँ अपने आप को मापती हूँ कि मेरा स्तर क्या है और यकीनन उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, जी। ये तो बहुत सारी बाल साहित्य को लेकर बातें हुई। आपकी एक बहुत सुप्रसिद्ध कविता है, तुम से तुम तक। क्या उसकी कुछ पंक्तियाँ आप हमें सुना सकती मंजू, आप जी, बच्चों पर बात कर रही हैं, तो जी, बाल साहित्य अमूमन 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लिखा जाता है। मतलब जी, किशोरावस्था जी, में बच्चों का प्रवेश हो चुका होता है। जी, जी, पहले 14 वर्ष से मानते थे, अब तो 13 वर्ष में ही बच्चे किशोर 13 वर्ष में ही। जी हाँ, जी मानने हाँ, लगे हैं, खुद को मानने लगे हैं। बिल्कुल, खुद को वो मारने लगे। यहाँ तक कि अगर आप 12
अगर किसी ने 12 को छू लिया या क्रॉस किया है, अगर आप कहें कि तुम बच्चे हो, तो कहेगा नहीं, मैं टीनेजर हूँ। बड़ा हो, टीनेजर। तो जी हाँ, जी हाँ, ये एक मानसिकता। तो एक ऐसी कविता, क्योंकि दशा और दिशा आपने मुझसे पूछी थी, तो कहीं न कहीं मेरा मन व्यथित है आज भी कि 12 साल से लेकर 16-18 साल तक के बच्चों को समझने के योग्य बहुत किताबें नहीं हैं हमारे पास, आज भी नहीं है। मोहन से महात्मा तक एक प्रयास था, स्वामी विवेकानंद दूसरा प्रयास है, लेकिन इस तरह की कई कई प्रयास मेरे चल रहे हैं। तो मैं जो कविता आपको सुनाऊंगी, तुमसे तुम तक, वह संग्रह है। इस पर अंबेडकर यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा से ही अंजू हुडा नाम की छात्रा ने एमफिल पूरा किया है और आज ही उसका सबमिशन था। जी, जी, उनको भी शुभकामनाएँ और आपको भी। तो मैं किशोर की जो पीड़ा है, मैं उससे आपको रूबरू करवाना चाहूंगी। इस कविता को, हालांकि इसकी प्राय सभी कविताएं आकाशवाणी से प्रसारित हैं और पत्रिकाओं में भी आ चुके हैं। माँ ढूंढो मेरा बचपन, माँ ढूंढो मेरा बचपन, आपाधापी में कहीं खो गया है। माँ ढूंढो मेरा बचपन, आपाधापी में कहीं खो गया है। किताबों से भरे बस्ते को कैरियर के अतिरेक भार के साथ कबाड़ी की तरह ढोते ढोते मैं थक सा गया हूँ, सुस्ताना चाहता हूँ। तनाव से बोझिल मेरे मन की पांखें बंधे बंधे दुखने लगी हैं। माँ थोड़ी देर के लिए, माँ थोड़ी देर के लिए मीठी नींद सुला दो, भुला दो भागम भाग कि अव्वल आने की घुड़दौड़ से मैं थकने लगा हूँ, कि अव्वल आने की घुड़दौड़ से मैं थकने लगा हूँ। उमंग और बेफिक्री मेरे दोनों साथी भी जाने कहाँ चले गए। उमंग और बेफिक्री मेरे दोनों साथी भी जाने कहाँ चले गए। कहीं वे ही तो नहीं ले गए मेरे अल्हड़ हर्षित क्षण। माँ ढूंढो मेरा बचपन, ढूंढो मेरा बचपन। तो यह एक किशोर की पीड़ा है, या कहिए एक बच्चे की पीड़ा है जो किताबों के बोझ से परेशान है। सिलेबस इतने वास्तविकता भी है, वास्तविकता है आज की। तो कई है, और बस्तियों ने तो मुझे कविताएं भी लिखवा ली और कहानियां भी लिखवा ली, सब कुछ लिखवा लिया मुझसे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने उन्हें जितना दिया, उन्होंने भी एक तरह से आपको सब कुछ दे दिया। हाँ, मतलब जैसे समुद्र। जी हाँ। मैं वहां से जब लौटती हूँ तो मैं नहीं रहती, मेरे भीतर संवेदना का एक सोता इतने प्रवाह में होता है कि अगर मैं उसको कागज पे ना उतारूं तो शायद मैं सो ना सकूं, दवा के बाद भी ना सो सकूं। हालांकि जितनी देर मैं होती हूँ, मैं उनके साथ बच्ची ही होती हूँ, तो उनके बीच उनको नहीं पता है आरती आंटी क्या है। उनको बस मालूम है कि आरती आंटी है तो अब गले पे चढ़ना है, गोद में बैठना है, पीठ पे लटकना है, और आरती आंटी आ रही है तो मुझे पैर हाथ धो कर रहना है, नहीं तो फिर गंदा देखेगी तो गुस्सा करेगी। तो कई बारी मैं बिना बताए जाती हूँ, ठंड हो कुछ हो, बच्चे बिना बोले दौड़ दौड़ कर पैर हाथ धो के पोंछ के आ जाएंगे। तो यह एक साथ है, बिना बोले आप जब किसी को बहुत प्यार देते हैं तो वह आपको वापस मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, निस्वार्थ भाव से। और मेरा यह सपना है मंजू कि निश्चित तौर पर मुझे अच्छा लगता है कि यह आपका भी सपना है कि ऐसे हर बच्चे के हाथ में किताब हो, हर बच्चा पढ़े, उस आनंद से गुजरे और उसका जो वर्तमान है उसकी स्थिति उससे अच्छी हो।
इतने अच्छे विचार और इतनी सारी बातों को जानने के बाद लगता है कि आज ये सेशन समाप्त ना हो, लेकिन हमने आगे भी बढ़ना है और जब मैं आगे आपको पढ़ूँगी तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर और भी कई प्रश्न जो उमड़-घुमड़ कर आएँगे, उनके साथ मैं आपसे ज़रूर जुड़ना चाहूँगी। बिल्कुल तो स्वागत आज है के लिए आपका। मैं चाहूँगी कि आप बतौर बाल साहित्यकार, जो हम जैसे आने वाले बाल साहित्यकार जो होंगे भविष्य में, उनके लिए कोई संदेश दें। छोटी सी सलाह, संदेश देने जी, के योग्य मैं अभी खुद को नहीं मानती। मैं बस बड़ी बहन होने के नाते एक सलाह देना चाहूँगी कि लिखने के पहले अच्छे पाठक बनिए, खूब पढ़िए। जिस भी विधा में आपको रुचि है, खूब पढ़िए और लिखने के बाद कभी भी सीधे प्रकाशन के लिए मत भेजिएगा। उसको किसी न किसी जिस जो लगता है आपको कि सही दिशा दे सकते हैं, उनको अवश्य दिखाइए। और अगर कोई आपको यह कहे कि कूड़ा लिखा है मतलब गंदा लिखा है, अच्छा नहीं है, तो आपको जी, नाराज़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और फिर जब आप नाराज़ नहीं होकर उनसे ही रास्ता पूछेंगी, यकीन मानिए आपने जितना नहीं सोचा होगा उससे अधिक वह आपको साथ देंगे और आपके लेखन में एक नई त्वरा आएगी। होता यह है मंजू कि जो मैंने सिर्फ बाल साहित्य की बात मैं नहीं करूँगी, जो साहित्य क्षेत्र में मैंने देखा है कि लोग रातों-रात अ, नामचीन होना चाहते हैं। साहित्यकार को सबसे पहले तो नामचीन होने का लोभ छोड़ देना चाहिए। मैं तो आपको नहीं जानती थी ना, मैं अंजू को भी नहीं जानती थी। आपकी गाइड से पिछले 2 वर्ष पहले 1 मिनट की बातचीत है मेरी, बस। लेकिन वह मेरे पाठक अच्छी हैं। आपकी गाइड मेरी पाठक हैं, सिर्फ़ पाठक। लेकिन हमारे बीच कोई संवाद नहीं है। बावजूद इसके आप मेरी किताबों पर काम कर रही हैं या जो प्रेस में भी हैं, जो कहानियाँ पत्रिका में आ चुकी हैं, आप उस पर काम कर रही हैं। तो मैंने अपनी कमियों को मेरा तात्पर्य लेखन की कमियों से है, दूर करने के लिए खुद को सदैव तैयार रखा, आज भी रखती हूँ और कुछ एक बाल साहित्यकार हैं, सब मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी परफेक्ट है, हर एक की अपनी सीमा है। अब जिसको सिर्फ विज्ञान परक साहित्य पसंद है, उसको प्रकृति परक वाला भेजूँगी तो उसको वो कूड़ा लगेगा, ठीक है? जी हाँ, जी हाँ। लेकिन फिर भी मैं भेजती हूँ, ताकि मुझे यह तो जानकारी हो कि अभी चल क्या रहा है, ठीक है? रिजेक्शन से दुखी नहीं होती हूँ, फिर उसको पढ़ती हूँ, फिर उसको किसी और के पास भेजती हूँ जो वरिष्ठ हैं। अगर वह भी कहते हैं कि मज़ा नहीं आया, हालाँकि ईश्वर की कृपा है कि ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ आज तक। अगर रिजेक्शन आया भी, ये दोस्तों की बात बता रही हूँ, तो अव्वल तो उनके रिजेक्शन को संशोधन मानती हूँ मैं। मतलब वो कहते हैं कि इस पर काम करो और मैं काम करती हूँ उसके ऊपर, ठीक है? तो मैं 2-3 साहित्यकारों को भेजती हूँ और यह आदत मेरी शुरू से रही। मतलब ये आदत मेरी सिर्फ बाल साहित्य के लिए नहीं है। अगर मैं यात्रा संस्मरण भी लिखती हूँ, तो उसके जो जानकार हैं, मैं उनको भेजती हूँ। तो इस तरह क्या है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बतौर लेखिका, बतौर कवयित्री, बतौर बाल साहित्यकार
मैं भीतर से परिमार्जित हो रही हूँ, परिष्कृत हो रही हूँ। तो अपने छोटे भाई-बहनों से, जो नए बाल साहित्यकार हैं, जिनमें ऊर्जा है और प्रतिभा है, मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि रिजेक्शन को रिजेक्शन मत मानिए, वह आपके लिए तोहफ़ा है। वह आपको मांझने के लिए है। और नाराज़ मत होइए अगर कोई आपसे मतलब वो गुस्सा नहीं है, वो उनकी शैली है कहने की कि क्या लिखा है। जी। आप उनसे पूछिए कि मुझे थोड़ा बताइए तरीका, तो निश्चित तौर पर वह बताएँगे। और मुझे लगता है कि इससे दिशा भी मिलेगी और दशा भी सुधरेगी नए रचनाकारों सुधरेगी। की। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, बहुत अच्छा बहुत-बहुत लगा मंजू। धन्यवाद। जी, और आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और देखते-देखते हमने 2 घंटे की इस चर्चा में बहुत सारी चीज़ें जानी और बहुत सारे नए-नए पहलुओं से हम जुड़ पाए और जो हम सबका एक उद्देश्य है, ध्येय है कि बच्चों का विकास हो सके, बच्चों तक बिल्कुल, कहानियाँ, रचनाएँ पहुँच सके, तो उसमें हमें एक नई दिशा और मिली है और हम दशा को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि आप जैसे साहित्यकार हमारा अगर पथ प्रदर्शन करते रहें, तो ज़रूर हम कुछ अच्छा करने की ओर प्रयत्न करेंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे फिर हम मिलेंगे डॉक्टर आरती स्मिथ के साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं मंजुश्री राव आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। आभार मंजू, बहुत-बहुत आभार और मेरी शुभकामनाएँ हमेशा आपके साथ है। जब भी आवश्यकता हो आप मुझे याद करें। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका।